तो ये समझ आ गई कि हम अगर दुनिया को इन्फ्लुएंस करना है या अपनी सुपीरियरिटी कायम करनी है और वो भी मिलिट्री पावर के बगैर, तो यही एक मेरे पास टूल है कि मैं कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करके डेवलपमेंट के नाम पे तो उनके ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। ठीक है, मगर उनके थोड़े अपने करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब अपने करेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि आईएमएफ की तरह वो बिहेव नहीं करे, यानी कि हर किसी के जैसे आईएमएफ ने क्या किया हुआ है, हर कंट्री का क्या एक कोटा है, उस कोटा के हिसाब से करना है। देन आईएमएफ क्या करता है, आपकी पॉलिसी मेकिंग में बैठ जाता है कि आपने अगर जैसे आपको पता है कि हम जब भी आईएमएफ से लोन लेते हैं कि वो फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के नाम पे हमसे कुछ रिफॉर्म्स वगैरह या पॉलिसी मेकिंग ऐसी कराते हैं वो जो हमारे लिए डोमेस्टिकली बहुत मुसीबत हो जाती है। हमारे लिए करेंसी हमारी डीवैल्यू कर जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। तो उनके अपने करेक्टरिस्टिक्स हैं कि वी आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड but not intervening with in other countries। ठीक हो गया, तो उनका मॉडल यही है कि हम ओवरऑल क्या करेंगे, डेवलपमेंट के थ्रू दुनिया पे इन्फ्लुएंस करेंगे। उनकी एक बैंक भी है, AIIB है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसी तरह से एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, मगर दैट इज लेड एंड स्पॉन्सर्ड मोस्टली बाय द चाइना। तो ये बैंक कौन सी ये काउंटर कर रही है, चाहे वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, दैट इज विच आर लेड बाय द यूएसए। ठीक है, तो ये अपना इकोनॉमिक और अपनी इकोनॉमिक माइट दिखा रहे हैं दुनिया को कि पूरे यूरेशिया में वो अपनी चलाएंगे, अपना सिस्टम चलाएंगे और इसके थ्रू यानी कि कनेक्ट अपना इन्फ्लुएंस करेंगे दुनिया के ऊपर। फिर जियो पॉलिटिकली मैंने जैसे आपको कहा, AIIB है इसका ओवरऑल, मुझे नाम सही से कंफर्म नहीं है, फुल फॉर्म नहीं है, एशियन इन्वेस्टमेंट इसी तरह इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक वगैरह, मगर ओवरऑल इसका मुझे कंफर्म नहीं है एग्जैक्ट नाम। आप AIIB लिख के आप ओवरऑल देख सकते हैं। ठीक हो गया। देन आपका फिर क्या हुआ कि जियो पोलिटिकली कनेक्टिविटी इंस्टेड ऑफ सिक्योरिटी, मैंने ये पॉइंट पहले भी रिपीट किया कि यूएसए सुपर पावर कैसे बना। यूएसए मिलिट्री पावर के थ्रू सुपर पावर बना। उन्होंने मिलिट्री माइट दिखा के दुनिया को इन्फ्लुएंस किया। कहीं पे भी अगर आज खतरा होता है तो वो कहते हैं कि वी आर द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड एंड वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड। जैसे उन्होंने देखा कि अफगानिस्तान में इशू है तो अफगानिस्तान को उन्होंने उधर मिलिट्री माइट अपनी दिखाना शुरू कर दी। ठीक है जी। देन उन्होंने क्या किया फिर बाद में इराक को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, उधर अगर उनकी पॉलिसी नहीं मानी जा रही थी तो इराक के ऊपर अटैक कर दिया। इसी तरह सीरिया वगैरह ये हर जगह पे वो अपनी मिलिट्री माइट दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने दुनिया के ऊपर एक इन्फ्लुएंस क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, उनके ऊपर सैंक्शंस लगा देते हैं, फला फला एक्सेट्रा। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, चाइना क्या कह रहा है कि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता सिक्योरिटी, मैं कोई सेवियर नहीं ऑफ द वर्ल्ड, आई कैन नॉट अफोर्ड टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू द वर्ल्ड। मैं क्या करूंगा, इन्फ्लुएंस करूंगा दुनिया, मिशन मेरा भी वही है, मगर मैं क्या करूंगा थ्रू कनेक्टिविटी, रोड्स वगैरह प्रोवाइड करके, डेवलपमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करके, हर जगह पे मेरे अपने स्टेक्स होंगे, हर जगह पे मेरा पैसा उधर पोर होगा, तो उनके थ्रू मैं खरीदूंगा, उनके थ्रू मैं अपनी सपोर्ट खरीदूंगा। ये कनेक्टिविटी इंस्टेड ऑफ सिक्योरिटी। फिर इनको क्या होगा, जियो पोलिटिकली एडवांटेजेस होंगे थ्रू कनेक्टिविटी। होप सो कि आपने कामयाब हो गया होगा अपना पॉइंट समझाने में। फिर आगे आ रहे हैं हम, क्या है थ्रेट्स टू BRI। सबसे पहला थ्रेट कौन सा है, कंटिन्यूड प्रेजेंस ऑफ द यूएसए इन इंडो पैसिफिक रीजन। जब तक अगर यूएसए की इस रीजन में प्रेजेंस रहेगी, आपका BRI कामयाब नहीं हो सकता। इसकी मैं मिसाल दे दूं कि इनकी इधर प्रेजेंस है यूएसए की, इन्होंने रेजिस्ट किया हुआ है चाहे अपना इंडिया को मना किया हुआ कि यू आर नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इसकी ऐसे देख लें आपके जी, उनके जो BRI की मीटिंग हुई थी फोरम की 2019 में,
सिवाय यूएसए और इंडिया के बाकी तकरीबन सब कंट्रीज ने जितनों को इनविटेशन मिली थी सबने पार्टिसिपेट किया था, सिवाय यूएसए और इंडिया के। ठीक हो गया। तो ये यूएस इंडिया क्यों नहीं आ पाया? वैसे पॉसिबिलिटी थी कि उसको मना लेता चाइना, क्योंकि उनके अपने ट्रेड टाइज भी हैं, काफ़ी अच्छे ट्रेड टाइज हैं। तो इस बात सीपेक में नहीं, मगर उनके अपने और भी बीआरआई के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया क्या, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया, ये कि उनका एक लंबा प्रोजेक्ट है, कॉरिडोर है, जो 6-1 कॉरिडोर है। तो उस पर वो कंसाइल कर सकते थे इंडिया के साथ, मगर ड्यू टू यूएसए, इंडिया कुड नॉट resist the influence of China, and it opted to take the side of the USA. फिर अगर आप देखें कि उनकी जो यूएसए की जो प्रेजेंस है इधर साउथ चाइना सी में, अब इनका जो चाइना की बाकी जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे आपने मलेशिया में देखा होगा, तो उन्होंने बीआरआई अपना प्रोजेक्ट मलेशिया में, फिलीपाइंस में, इंडोनेशिया में किया हुआ। वो एक रेल रोड प्रोजेक्ट बना रहे थे, पहले बन रहा था मगर वो फिर कैंसिल हो गया बाद में। अब ये वही कंट्रीज है जिनका डिस्प्यूट है चाइना के साथ, और जिनकी सपोर्ट से यूएसए, या जिनकी रीजन की वजह से यूएसए इस रीजन में खड़ा हुआ है साउथ चाइना से। डिस्प्यूट उनका चल रहा है, उनको सपोर्ट कौन करता है? यूएसए करता है, मलेशिया वगैरह वगैरह। तो इस वजह से जब तक इधर यूएसए होगा तब तक ये बीआरआई प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो सकता, प्रोस्पेक्ट का। देन सेकंड आ जाता है आपका मिलिटेंसी थ्रेट। पाकिस्तान में देख लें आप, जैसे न्यामर बादशाह या ये दासू जो प्रोजेक्ट बन रहा था, इधर क्या हुआ, चाइनीज बस पे अटैक हो गया। तो ये एक मिलिटेंसी थ्रेट ऐसा ही है, जो बंगला अपना बलूचिस्तान में आप देख लें, उधर मिलिटेंसी थ्रेट्स है, तो उधर जो इतनी रैपिडली वो नहीं हो रहे, प्रोजेक्ट्स कामयाब नहीं हो रहे, या इतनी रैपिडली काम नहीं हो पा रहा। उनको सिक्योरिटी चाहिए, चाइनीज पीपल को, चाइनीज इंजीनियर वगैरह को। तो जो मिलिटेंसी का थ्रेट है वो भी इसको कामयाब नहीं होने दे रहा, क्योंकि बीआरआई के काफ़ी प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो हार्ड एरियाज, जो फ्रंटियर्स पे हैं काफ़ी, तो उधर मिलिटेंसी थ्रेट्स नहीं है। और उनका अगर अपना देखा जाए रीजन, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि वो जो उनका जो वेस्टर्न रीजन है वो खुद मिलिटेंसी अफेक्टेड है। तो जब तक वो मिलिटेंसी का खात्मा नहीं होता तो हम उसकी सपोर्ट की 100% गारंटी नहीं दे सकते बीआरआई प्रोजेक्ट में। देन आपका आ जाता है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इन पार्टनर कंट्रीज। आज पहले सीपेक की आपने पाकिस्तान में देखा होगा, सीपेक की पेस कुछ तेज थी नून लीग की गवर्नमेंट ने। अब या कहा जाता है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में सीपेक के प्रोग्रेस कुछ क्या हो गए, स्लो डाउन हो गए, उनकी पेस स्लो हो गई। तो हुकूमतों के शिफ्ट होने से, या अगर किसी कंट्री में एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है या इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, तो उधर वो प्रोजेक्ट्स कैसे चल सकते हैं? या कोई हुकूमत आ जाती है कहती है हमें ये प्रोजेक्ट्स नहीं चाहिए, ये प्रोजेक्ट्स चाहिए, तो ये भी उनके लिए एक मसला है बीआरआई के सक्सेस। यहाँ तो इधर क्या हो, सारे डिक्टेटरशिप वाले कंट्रीज हो और जो लॉन्ग टेन्योर हो सबके, फिर तो ये हम जो कहेंगे जी ऐसी बात नहीं है। अगर बीआरआई जो है, इट कंसिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज आल्सो, इट कंसिस्ट ऑफ डिक्टेटरशिप्स, इट कंसिस्ट ऑफ किंगशिप्स, ये मुख्तलिफ है। तो हर किसी के पॉलिटिकल सेटअप से डील करना चाइना के लिए आगे जाकर चैलेंज होगा, जो कि फिर इसकी सक्सेस की वो देगा, सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी। फिर आ जाते हैं हम कि जी फ्लैशलिंग इकोनॉमी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज में लीड देम टू डेट ट्रैप। अब हमने श्रीलंका का एग्जांपल, जैसे हमने देखा कि श्रीलंका को $10 बिलियन में उन्होंने पोर्ट बना के दिया था, जो कि पोर्ट वो बाद में रीपे नहीं कर पाए थे। श्रीलंका जो रीपे नहीं कर पाया, तो उसके नतीजे में क्या हुआ, चाइना ने उसको एसेट को यानी कि पोर्ट को पजेस कर लिया और 99 ईयर्स के लिए अपने पास रख लिया। और यही कंसर्न है बाकी कंट्रीज का, कि जो या जो वेस्टर्न कंट्रीज है जो इल्ज़ाम लगाते हैं बीआरआई के ऊपर के इट इज़ अ डेड ट्रैप डिप्लोमेसी, वो इसी एग्जाम्पल को कोट करते हैं, या फिर वो मलेशियन एग्जाम्पल को कोट करते हैं कि जो उनका रेल प्रोजेक्ट था वो पहले कोई 15-16 बिलियन डॉलर का था। फिर चाइनीज जो अपना मलेशियन न्यू गवर्नमेंट आई तो उन्होंने रीनेगोशिएट किया, उन्होंने पहले कहा कि जी हम खत्म कर दें, फिर चाइना ने उनको जो 16 बिलियन डॉलर पे था वही उनको फिर 12 बिलियन डॉलर पे करके ऑफर किए। अभी वो
उसकी कंफर्मेशन नहीं है कि अब वो होगा कि नहीं होगा, मगर चाइनीज़ ने अपनी यानी कि वो जो बिडिंग है वो कम करके $12 बिलियन की की हुई। ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज इसी इन्हीं एग्जाम्पल्स को लेके इस प्रोजेक्ट को क्या कहते हैं कि इट इज़ अ डेड ट्रैप डिप्लोमेसी। और ऑब्वियस बात है, अगर कोई इकॉनमी जैसे हमारी इकॉनमी है पाकिस्तान की, तो सिंस लास्ट 2 डेकेड्स हमारी इकॉनमी क्या है, अनस्टेबल ही है। कोई हम 4 दफ़ा जा चुके हैं IMF के प्रोग्राम में, 5 दफ़ा। तो हम रीपे कैसे करें, यानी कि डाउट तो है ना, क्वेश्चन मार्क तो है। जब आप कोई पॉलिसी बनाओगे या जो आप प्रोजेक्ट्स दोगे आगे, तो फिर उसमें ये चीज़ कंसीडर की जाएगी लाजमी बात। तो इट इज़ आल्सो थ्रेट टू द सक्सेस ऑफ PRI। देन मेन चीज़, जो सबसे मेन चीज़ है इसमें, दैट इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। मैं समझता हूँ कि PRI का जो अपना फ्लॉ है, पर्सनली मैं समझता हूँ, वो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। यानी कि उनके कोई भी प्रोजेक्ट क्लियर नहीं है, इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है, कौन सा पैसा किधर से आएगा, आया वो लोन में होगा, एड होगा, ग्रांट होगा, क्या कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं है। हम किस रेट पे ले रहे हैं, वो किस रेट पे दे रहे हैं, क्या निगोशिएशंस हो रही हैं, यानी सारी चीज़ें आपको आज तक जो हमारी पाकिस्तान और चाइना की जो जॉइंट कमेटी ऑन सीपेक, उनके जो रिजल्ट्स हैं या उनकी जो नेगोशिएशंस हैं वो मीडिया पे नहीं आती। हमारे इधर से लोगों ने क्या किया, चाइना एम्बेसी से मालूम करने की कोशिश की मीडिया पर्सन्स ने कि आप डिटेल्स प्रोवाइड करें लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की। तो चाइना ने क्या कहा कि हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन एक्ट लागू नहीं होता, तो हम मजाज नहीं है कि आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। ये क्या है, लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी कहते हैं किसी को, किस चीज़ को है कि लोगों के यहाँ, लोगों तक इंफॉर्मेशन की रसाई हो हर चीज़ जो हुकूमत डील कर रही है। आज अगर आप देखो कि अगर US से कामयाब कंट्री क्यों है, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन है। ठीक है। अब ब्रिटेन ने क्या किया था, रिसेंटली लॉन्च कर दिए क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट जो 2001 और 2002 के दौरान थे, जो वॉर ऑन टेरर पे स्टार्ट हो रहे थे। ये क्या है, ये बेसिकली ट्रांसपेरेंसी है, लोगों का हक है, जो कि फिर चाइना में नहीं है। तो इसी वजह से फिर वो उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि आया गवर्नमेंट्स कल को डेट ट्रैप में तो नहीं फंस जाएंगी। फिर ऊपर करप्शन भी है उनके उधर। तो तकरीबन उनकी जितनी भी कंपनीज है वो स्टेट ओन कंपनीज हैं। जो स्टेट ओन कंपनीज डील करती है, तो उधर आप कितना भी बूस्ट कर लो कि उधर नहीं है करप्शन, मगर उनमें करप्शन होती है स्टेट ओन कंपनीज। फिर उनकी फंडिंग के बारे में, PRI की फंडिंग के बारे में क्वेश्चंस आ रहे हैं कि फंडिंग किधर से आ रही है। नो डाउट उनके पास बहुत सारा पैसा है, मगर फंडिंग के क्वेश्चन है ना कि जी आया चाइनीज गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगी या कोई प्राइवेट स्टेक होल्डर हैं या कोई बैंक्स हैं जो इसमें अपना रोल प्ले करेंगे। उनके हर प्रोजेक्ट की डिटेल्स अपनी अपनी, यानी कि PRI का एज अ होल कोई डिटेल्स नहीं है कि जी ये पार्टनर्स हैं, ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। उनकी हर प्रोजेक्ट की अपनी अपनी डिटेल्स हैं कि फलां बैंक देगी, फलां बैंक को हम सब्सिडी देंगे, ये कंपनी ऑपरेट करेगी नहीं। ये चीज़ें जो है वो क्वेश्चन मार्क कर रही हैं। तो इस वजह से फिर क्या है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या यूरोपियन कंट्रीज हैं वो ट्रस्ट नहीं कर रहे PRI प्रोजेक्ट पर। इसी वजह से जब ट्रस्ट नहीं करें तो वो इतनी उसकी सक्सेस रेशो क्या हो रही है, कम हो रही है। देन आ जाता है अपना चाइनाज गवर्नेंस मॉडल। अब चाइना का जो गवर्नेंस मॉडल है या जो वेस्टर्न गवर्नेंस मॉडल है, जो गवर्नेंस में मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, गवर्नेंस के ऊपर मैं एक लेक्चर रखूंगा कि गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस क्या होती है, गवर्नेंस के की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जो कि दिए गए हैं बाय वर्ल्ड बैंक। अब वो उनको काफ़ी हद तक चाइना फॉलो नहीं करता। चाइना का अपना एक गवर्नेंस मॉडल है। अब वो अकाउंटेबिलिटी उनका सिस्टम अपना